डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सरमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडर्न नॉवल बाय जेम्स जॉयस, द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन. So it is a semi-autobiographical novel which is published in 1916. It traces the intellectual, emotional, and artistic development of Stephen Dedalus, who is a young Irish artist. So this novel is published in 1916. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस ऑन मॉडर्न नॉवल और मॉडर्निज्म, आई मस्ट advise you to please go and watch. The entire playlist is available. I will give you the link in the description as well. तो उसमें आप देखें कि मैंने मॉडर्निज्म को तीन हिस्सों में तकसीम किया. ठीक है, आई हैव क्लासिफाइड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स इनटू थ्री पार्ट्स: फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन. पहली जनरेशन के जो मॉडर्न नॉवलिस्ट थे वो थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर से पहले लिखा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से, मतलब 1916 से पहले के जो राइटर्स हैं. सेकंड जो वर्ल्ड वॉर्स के दौरान लिख रहे थे, 1916 या 1920 से 1940 के दरमियान, जैसे वर्जीनिया वुल्फ हैं. और स्टार्ट में जेम्स जॉयस और अ पैसेज टू इंडिया जिसने लिखा ई एम फॉस्टर, जो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया है, ई एम फॉस्टर. सो थर्ड में फिर हमारे पास बाकी राइटर्स आते हैं जैसे विलियम गोल्डिंग एंड अदर्स, जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर नॉवल भी जिसको कहा जाता है. तो ये फर्स्ट जनरेशन राइटर्स हैं. उनमें एक ई एम फॉस्टर है, दूसरा जेम्स जॉयस है. इट इज पब्लिश्ड इन 1916. इस नॉवल में बेसिकली इसको डिफरेंट चैप्टर्स में हमने डिवाइड किया गया है. एक तो आप कह लो कि इसमें आप इसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको क्लासीफाई कर लो, ताकि आपको ये बिल्कुल इसकी सारी समरी जो है या स्टोरी जो है वो फिंगर टिप्स पे आपको याद हो जाएगी. इसमें बच्चा है स्टीफन डेडलेस. उसका पहले दिखाया गया है चाइल्डहुड, फिर दिखाया गया है उसकी एडोलेसेंस, फिर दिखाया गया है उसका रेबेलियन, फिर उसको दिखाई गई है आर्टिस्टिक अवेकनिंग, और पांचवी है डिपार्चर. आप इसको इस तरीके से भी देख सकती हो. ठीक है, आई विल रिपीट: चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, रेबेलियन, आर्टिस्टिक अवेकनिंग, और फिर है डिपार्चर. इसको फिर हम इसकी थीम्स और बाकी चीज़ों को हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे. इस वीडियो को आपने पूरा देखना है. इसके एंड में जो है मैं इसकी मेजर थीम्स और इसमें जो सिंबल्स हैं या स्टाइल जो है उसको भी डिस्कस करूंगा. ओके, सो लेट्स बिगिन. इसमें जो मेजर थीम्स हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, pitfalls of religious extremism, the role of the artist, Irish autonomy. ये इसके कुछ थीम्स हैं. इसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि कल्चर, जो कल्चरल टेंशंस हैं या कमिंग ऑफ एज, ये भी एक इसका प्रोमिनेंट थीम है इस नॉवल का. इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उन पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास स्टीफन डेडलेस का कैरेक्टर आता है. ये एक सेंसिटिव यंग मैन है हु एस्पायर्स टू बिकम एन आर्टिस्ट. आयरलैंड से बिलोंग करता है. इसका फादर है साइमन डेडलेस. वो वीक है फाइनेंशियली भी, और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पाता. सेंटिमेंटल इंसान है और एक नेशनलिस्ट है. उसके बाद हमें मैरी डेडलेस, एक पायस वुमन का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो इसकी वालिदा है, साइमन डेडलेस की वाइफ है और स्टीफन डेडलेस की माँ है. फिर एमा क्लैरी, एक फेमिनिन आइडियल है. इसको हम डिस्कस करेंगे इस नॉवल में, ऑल दो ये माइनर कैरेक्टर है लेकिन डिस्कस करेंगे. फादर आर्नल्ड जो है वो जिसेल्ट स्कूल का मास्टर है, टीचर है. जिसेल्ट स्कूल जो है वो एक आप कह लो कि एक कैथोलिक क्रिश्चियन स्कूल है, जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है वहां पे, जहाँ पे ये इसकी आप कह लो कि अर्ली एजुकेशन होती है. क्रैनली जो है वो इंटेलिजेंट, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है स्टीफन का. अब हम इसके चैप्टर्स की तरफ चलते हैं. चैप्टर नंबर वन जो है, इट बिगेन्स विद अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक दैट इंट्रोड्यूसेस द चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्टीफन डेटलेस, जो कि प्रोटोगनिस्ट है स्टोरी का. नैरेटिव शिफ्ट हमें देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेड थॉट से, और मोर कोहेरेंट एपिसोड्स. ये आपस में इस तरह आपको नैरेटिव शिफ्ट इसमें मिलेगा नॉवल में. तो इट रिफ्लेक्ट्स चाइल्ड परसेप्शन. वी सी स्टेफन्स अर्ली लाइफ, हिज फैमिली एंड हिज सराउंडिंग्स. अगर हम इसकी फैमिली लाइफ की बात करें तो स्टीफन की फैमिली जो है वो इनिशियली तो वेल ऑफ है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम
देयर फाइनेंशियल सिचुएशन बिकम्स वीक, और इसका एडमिशन होता है ये क्लोंगोव्स वुड कॉलेज में। स्टीफन इज सेंट टू जीसेट बोर्डिंग स्कूल वेयर ही फील्स एलिनेटेड। अब ये खुद बच्चा जो है ये एक रिलीजियस नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे स्कूल में जाता है जो अपनी ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस की वजह से, कैथोलिक अपब्रिंगिंग की वजह से बड़ा जो है मशहूर है, और वहाँ पे बड़ा स्ट्रिक्ट और बड़ा डिसिप्लिन जो है वो होता है। कुछ अरसे बाद ये देखता है कि ये वहाँ पे बुली भी इसको किया जाता है, और ही गेट्स इनटू मैनी ट्रबल्स, but a sense of justice leads him to complain to the rector about unfair punishment, earning respect from his peers. अब होता क्या है कि यहाँ पे इस स्कूल में, इसके इसी बोर्डिंग स्कूल में, क्योंकि ये एक स्कूल है, यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं छोटे बच्चे हैं, लेकिन उनको सॉडमी या होमोसेक्सुअलिटी के क्राइम में जो है वो पकड़े जाते हैं, तो उनको पनिशमेंट दी जाती है। अब इस पे जो है स्टीफन जो है ये एतराज करता है, और स्टीफन जो है इस पे एहतजाज करता है कि भाई ये एक पनिशमेंट अनफेयर तरीके से दी जा रही है। उसके बाद क्या है कि ये घर आता है छुट्टियों पे, क्रिसमस की हॉलीडेज पे ये घर आता है, तो डिनर की टेबल पे स्टीफन जो है ही ओवरहियर्स अ हीटेड आर्गुमेंट बिटवीन हिज फादर एंड हिज आंट ओवर द रोल ऑफ द कैथोलिक चर्च इन आयरिश पॉलिटिक्स। अब इट मतलब कि इसमें आपको इस चैप्टर में बताया गया है कि इट दिस चैप्टर एक्सप्लोर्स हिज फैमिली लाइफ एंड कैथोलिक अपब्रिंगिंग एंड अर्ली एजुकेशन, एज वेल एज द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ आइलैंड ड्यूरिंग दैट टाइम। अब इन सारी चीजों से ना ये इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है, इस आर्ग्यूमेंट की वजह से आप कहते हो कि राइटर इंट्रोड्यूसेस अस विद हिज परसेप्शन that how he feels about church politics and his identity as an Irishman। तो इसमें आपको आइडेंटिटी क्राइसिस नजर आएगा, हम आगे चल के देखेंगे इस नॉवल में, कि ये किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, इसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन देख रहा है कि भी घर में बातें हो रही हैं। एक तो माली तौर पे इनके हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन ऊपर से पॉलिटिकल एफिलेशन जो है, कोई कहता है कि ये प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, सॉरी ये जो है रूलर होना चाहिए, ये होना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं ये होना चाहिए। और फिर वो पॉलिटिक्स को अपनी टेबल टॉक पे, मतलब कि घर की टेबल पे भी डिस्कस कर रहे हैं, और ये बच्चा जो है ये इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, और इसकी परसेप्शन ये है कि इन सारी चीजों को ये एक तरह से मीनिंगलेस कहता है, और इन सारी चीजों को वो समझता है कि ये इनसिग्निफिकेंट चीजें हैं, इसकी जरूरत नहीं है, मतलब कि यहाँ पर ये जो हम बातचीत करते हैं और ऐसे ही वो रिलीजन को भी देखता है, ऐसे ही वो खुद को अपनी एज ए आइडेंटिटी को भी वो क्वेश्चन करता है। आने वाले चैप्टर में हम इसकी डिटेल्स को देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है इसमें हमें स्टीफन का जो है एडोलेसेंस उसकी देखने को मिलती है, कि स्टीफन अटेंड्स कॉलेज, बेल्वेडियर कॉलेज, एंड ही एक्सपीरियंसेस पीयर प्रेशर, वहां पे भी इसको होता है, और सिन और गिल्ट जो है ये इसको एक्सपीरियंस करता है, जहाँ पे इसको सेंस ऑफ आइसोलेशन भी मिलेगी। उसके बाद ये मॉरल क्वेश्चंस जो है वो भी उनमें भी फंसा रहेगा ये, कि भाई कौन सी चीज मॉरल है, कौन सी चीज इमोरल है। फैमिली स्ट्रगल्स जो हैं वो भी, क्योंकि माली तौर पे इनके हालात और खराब हो जाएंगे, तो ये फिर अपने अंकल के साथ जाके रहना शुरू कर देता है। फिजिकल इसकी जो डिजायर्स हैं, जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, उसका जो इम्पैक्ट होगा फिर आगे आने वाले चैप्टर्स में इसमें डिस्कस किया गया है, कि इसी चैप्टर में बताया गया कि ये एडोलेसेंस की जो इसकी लड़कपन की उम्र है या टीनेज की उम्र है, इसमें ये कुछ गुनाह ऐसे कर पाता है, क्योंकि मोरालिटी को ये, इसके लिए मोरालिटी जो है वो डिस्टॉर्टेड है। फिर इसकी जो एक सेक्सुअल डिजायर्स हैं, जो एक सेक्सुअल अवेकनिंग है, वो भी हमें इस नॉवल में देखने को मिलती है, विच लीड्स हिम टू इमोरल एक्टिविटीज। फैमिली डिक्लाइन मैंने आपको बता दिया कि वक्त के साथ साथ इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो इट वर्सन्स एंड दे मूव टू डबलिन। स्टीफन बिकम्स मोर अवेयर ऑफ हिज फादर्स फेलियर्स। वो कहता है कि भाई मेरे फादर ने एक अच्छे बाप की तरह फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठाया, और उसको ये भी रियलाइज करता है ये, कि पॉवर्टी जो है इट इज इनफैक्ट अ ह्यूमिलेशन। इफ यू आर नॉट हैविंग स्ट्रेंथ, इफ यू आर नॉट हैविंग अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, then it is an embarrassment, it is indeed a humiliation. So this is what Stephen Dedalus thinks. Stephen faced sexual awakenings, and he begins to explore his desires, leading to his encounter with a prostitute. ये अभी इस एज में आप देखो कि ये मुख्तलिफ जो है वो गुनाहों की तरफ या इमोरल एक्टिविटीज की तरफ इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि एक सेक्सुअल अवेकनिंग की वजह से। और इट मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, because once he has committed these sins or these
once he has been involved in such immoral activities, he starts to feel the pangs of remorse in his heart. He started feeling guilty and he is confused. But although he feels a temporary release of tension, जो इसके घर में हालात खराब थे, या आप कह लो कि जो फाइनेंशियली इसको इश्यूज थे, जो इसको रिलीजियस इश्यूज थे, उनसे अपनी एक टेंशन को रिलीज करने के लिए ही फाउंड अ वे आउट इन दीज सॉर्ट ऑफ इमोरल एक्टिविटीज. नेक्स्ट चैप्टर जो है, इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि एक रेबेलियन एटीट्यूड देखने को हमें मिलता है कि स्टीफन रिजेक्ट्स कैथोलिसिज्म एंड ही एम्ब्रेसेस इंडिविजुअलिज्म एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम. ठीक है. इसमें आप पहले तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि सेंस ऑफ गिल्ट और सिनफुलनेस है, ये बड़ा इन्फ्लुएंस्ड होता है कैथोलिक अपनी अपब्रिंगिंग की वजह से. ये डिसाइड करता है कि भाई स्टीफन बिकम्स टॉर्मेंटेड बाय हिज सिंस, पर्टिकुलरली हिज सेक्सुअल ट्रांसग्रेशंस, जो ये गुनाह कर चुका होता है या इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है. ही एक्सपीरियंसेस इंटेंस गिल्ट एंड ही बिगिंस टू विथड्रॉ इनटू रिलीजियस रिफ्लेक्शंस. ये रिलीजन की तरफ जाता है और इसको मशवरा दिया जाता है कि भाई तुम प्रीस्ट बन जाओ. तो ये जो है मतलब कि उनकी बात मान भी लेता है एक तरह से. स्टीफन ही अटेंड्स अ रिलीजियस रिट्रीट वेयर द sermons फोकस ऑन हेल, जजमेंट एंड इटर्नल डैम्नेशन. ये जब वो खुतबात को सुनता है तो ये सोचने लग जाता है हेल के बारे में, जब डे ऑफ जजमेंट के बारे में, और कि भी हमेशा हमेशा के लिए जो है जहन्नम की आग में जलोगे. तो इससे ना इसको डर लगने लग जाता है एंड ही बिकम्स कंज्यूम्ड बाय द फियर ऑफ इटर्नल पनिशमेंट. विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो है वो अपने गिल्ड की वजह से ये कन्फेस करता है एक प्रीस्ट को, एंड ही फील्स अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ रिलीफ, और अपने आप को बड़ा हल्का महसूस करता है. उसके बाद ही डेडिकेट्स हिमसेल्फ टू अ डिवाउट डिसिप्लिन्ड रिलीजियस लाइफ. ये कहता है कि भी मैं एक प्रीस्ट की जिंदगी गुजारूंगा, एक बहुत अच्छे जो है ना खुदा से डरने वाली जिंदगी गुजारूंगा. लेकिन वहां पे क्या होता है कि अगले चैप्टर में हम जाके देखते हैं कि इसकी जो एक्सट्रीम डिवोशन है रिलीजन के साथ is tested by a new sense of spiritual and intellectual awakening. अब स्टीफन टेक्स अप रिगरस प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजियस डिवोशन, जो एक कैथोलिक क्रिश्चियन, क्योंकि जीसस जो थे जो कैथोलिक्स थे और बड़े ऑर्थोडॉक्स थे, वही इसको कहते हैं कि भाई आप प्रीस्टहुड ज्वाइन करो. तो ये बड़ा एक डिवोटेड होके कुछ शुरू करता है कि भाई मैं प्रीस्टहुड ज्वाइन कर लेता हूँ. लेकिन बाद में हमें देखने को मिलता है कि ये रिलीजन के करीब जाने के बजाय वहां से दूर हो रहा है. Stephen feels a growing sense of dissatisfaction. He becomes dissatisfied and disillusioned, and he realizes that the priesthood would limit his creative and intellectual ambition. His calling is not spiritual but artistic. अच्छा, जब ये कॉलेज में होता है, ये एडोलेसेंस वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा है, इसमें ये थिएटर ग्रुप को भी ज्वाइन करता है और ये थोड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व होता है. ही वॉन्ट्स टू बिकम एन आर्टिस्ट. लेकिन ये जो है मारा मारा फिर रहा है इधर उधर. इसको कोई जो है आप कह लो कि इसको कहीं पर पीस नहीं मिल रहा, कहीं पर सुकून नहीं मिल रहा. ये हर चीज को एक्सपीरियंस करना चाह रहा है. अपनी जो इसकी सेक्सुअलिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये कुछ ना कुछ कर रहा है कि भाई किसी तरीके से मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं. ठीक है. फिजिकली, इमोशनली, मेंटली आई वुड बी सेटिस्फाइड, येट ही रिमेन्स डिससेटिस्फाइड. तो उसके बाद ये रिलीजन का रुख करता है. तो रिलीजन भी क्योंकि बड़े कैथोलिक्स हैं, बड़े सख्त हैं, और वो एक डर का जो एक खौफ है कि भाई अगर तुम ये काम नहीं छोड़ोगे तो तुम जो है यू विल बी डैम टू हेल. तो इससे वो ऐसा ऐसा जो है वो रिलीजन से दूर होना शुरू हो जाता है. तो डिस्पाइट दिस स्टीफन फील्स अ ग्रोइंग सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन एंड ही रियलाइजेस दैट द प्रीस्टहुड वुड लिमिट हिज क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल एम्बिशन. वो कहता है अगर मैं प्रीस्ट बन गया तो फिर तो मैं बिल्कुल भी जो है आर्टिस्ट नहीं बन सकता. मेरी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, जो मेरी क्रिएटिव एबिलिटी है, वो उसको लिमिट किया जाएगा. और ये तो एक तरह से एक ऑब्स्टिकल है, हर्डल है मेरे रास्ते में. सो हिज कॉलिंग इज नॉट स्पिरिचुअल बट आर्टिस्टिक. तो वो अगर जाता भी है यहाँ पर, तो वो कहता है कि नहीं, मैं लोगों को आर्टिस्टिक आर्ट की तरफ बुला सकता हूँ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, गॉड की तरफ नहीं बुला सकता. सो वन डे, एक बार ये निकलता है वहां पे वाइल वॉकिंग अलोंग द बीच. तो स्टीफन जो है ही एक्सपीरियंसेस अ मोमेंट ऑफ आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन. और अचानक से इसकी नज़र जो है वो एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, हु इज स्टैंडिंग इन द वाटर एंड हर ब्यूटी मूव्स हिम डीपली. तो ये उस लड़की को देख के ये स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि शी इज एन आइडियल ऑफ फेमिनिज्म. एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर है जो उसको देखता है और उससे बड़ा इंस्पायर होता है. और उसको देख के उस मोमेंट में ही रियलाइजेस दैट ही मस्ट एम्ब्रेस लाइफ.
ब्यूटी एंड आर्ट, रिजेक्टिंग द कंस्ट्रेंट ऑफ द चर्च, कि चर्च में आप वो ना लाइफ के बारे में आपसे बात करते हैं, ना आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं, ना आर्ट की को एडमायर करते हैं, ना ब्यूटी पे बात करते हैं। सो ही इज रेडी टू रिजेक्ट द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द चर्च। जो फाइनल चैप्टर है वो बताता है कि स्टीफन की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है इनटू एन आर्टिस्ट एंड इज ब्रेक फ्रॉम सोसाइटल एंड रिलीजियस नॉर्म्स। और ये एक मॉडर्न नॉवल का एक बहुत प्रोमिनेंट थीम है कि ट्रेडिशन के अगेंस्ट जाना, अगेंस्ट द ट्रेडिशंस विच इज नॉट ट्रेडिशनल, इट इज मॉडर्न। जो कि मैंने मॉडर्न नॉवल के जो की फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें डिस्कस किया है इसको। तो स्टीफन की हमें ट्रांसफॉर्मेशन इस चैप्टर में देखने को मिलती है। अब ये यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लेता है। अब ये यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में चला गया है, वहां पे एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। वहां पे स्टीफन ही बिकम्स मोर इन्वॉल्व इन फिलोसॉफिकल एंड आर्टिस्टिक डिस्कशंस, जो अपने दोस्तों के साथ डिबेट्स करता है पॉलिटिक्स के ऊपर, आर्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर। तो ये अब जो है ना बड़ा रैशनल हो गया है, बड़ा लॉजिकल हो गया है, और बड़ा स्केप्टिक हो गया है, बड़ा डाउटफुल हो गया है, और ये हर चीज को क्वेश्चन करता है। मतलब ही इज सीकिंग ट्रूथ, ही इज आस्किंग क्वेश्चंस, जो मॉडर्निज्म में हमें देखने को मिलता है। So his ideas about individuality and freedom begins to take clearer shape. अब वो फ्रीडम चाहता है, लिबर्टी चाहता है, और इंडिविजुअलिज्म मतलब इसके अंदर एक आप कह लो कि इंफरादियत का एलिमेंट देखने को मिलता है। सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, रिलीजन की बात नहीं करता, कि ये पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्टेड नहीं है, और आर्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, और कहता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो ही इज फ्री टू टेक एनी स्टेप ही वांट्स। और ये अपने दोस्तों से अपनी एक एस्थेटिक फिलॉसफी जो है वो शेयर करता है। स्टीफन फॉर्मुलेट्स हिज ओन आर्टिस्टिक थ्योरी, ड्राइंग ऑन द आइडियाज ऑफ एक्वेनस एंड अदर फिलोसफर्स जो इसने पढ़े होते हैं उस सब यूनिवर्सिटी में, उनसे बड़ा ज्यादा इंस्पायर होता है। ही बिलीव्स दैट द पर्पस ऑफ आर्ट इज टू कैप्चर ब्यूटी एंड ट्रुथ, and the artist must rise above societal conventions to achieve true artistic freedom। तो इसका मानना यह है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द आर्टिस्ट। जो नॉवल है द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, इसमें राइटर ने एक यंग मैन को पोर्ट्रे किया है एक आर्टिस्ट की शक्ल में, और उसकी एस्थेटिक फिलॉसफी के जरिए उसने हमें यह बताया गया है कि आर्ट का फंक्शन क्या होना चाहिए, आर्टिस्टिक का फंक्शन क्या होना चाहिए। आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं। बहरहाल हम फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इस नॉवल को पढ़ रहे हैं, तो जेम्स जॉयस की परसेप्शन भी हमें देखने को मिलती है इसमें। ही बिलीव्स दैट द पर्पस ऑफ आर्ट इज टू कैप्चर ब्यूटी एंड ट्रूथ, कि आर्ट का काम है कि वो ब्यूटी और ट्रूथ को कैप्चर करे, उसको प्रेजेंट करे अपने काम में। एंड द आर्टिस्ट मस्ट राइज अबव सोसाइटल कन्वेंशंस, कि जो सोशल नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो रिलीजियस नॉर्म्स हैं, जो उस वक्त के समाज के या माशरे में जितनी भी चीजें नॉर्मल समझी जाती हैं, आर्टिस्ट को उससे ऊपर होना चाहिए, उससे बालातर होना चाहिए, और तभी वो एक ट्रू आर्टिस्टिक फ्रीडम को एंजॉय कर सकता है। ठीक है, और एक ट्रू आर्टिस्टिक फ्रीडम को अचीव कर सकता है जब वो इन सोशल कन्वेंशन से, नॉर्म से हट के बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे सोशल नॉर्म्स हैं जहाँ पे कन्वेंशन है कि न्यूड आर्ट नहीं होना चाहिए, तो एक आर्टिस्ट जो है उसको सोशल नॉर्म से ऊपर होके उस आर्ट की तरफ जाना चाहिए। अगर एक माशरा है, सोसाइटी है, जहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ म्यूजिक जो है वो अलाउ है, उसके बाद ऊपर का जो उससे अगले लेवल का जो म्यूजिक है वो सोसाइटी आपको अलाउ नहीं करती, कि आपका माशरा, आपका कल्चर, आपका रिलीजन इस चीज को अलाउ नहीं करता। लेकिन अगर आप उससे आगे जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू हिज फिलॉसफी, कि तब आपको एक ट्रू आर्टिस्टिक फ्रीडम मिलेगी। ठीक है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आप इसे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। इट इज अ फिक्शन, इट इज नॉट समथिंग दैट यू आर सपोज टू फॉलो। इसमें इख्तलाफ हक है। ठीक है, हम सिर्फ एक परसेप्शन देख रहे हैं, और हम एक काम को देख रहे हैं, एक पीस ऑफ फिक्शन को देख रहे हैं, कि कैसे जेम्स जॉयस ने अपने इस नॉवल में आर्ट और आर्टिस्ट की जो है उसकी फंक्शनैलिटी, उसके प्रिंसिपल्स या उसकी फिलॉसफी को प्रेजेंट किया है। फिर हमें इसमें एक नजर आता है कॉन्सेप्ट के स्टीफन ही फील्स इंक्रीजिंगली एलिनेटेड फ्रॉम हिज कंट्री, इट्स पॉलिटिक्स एंड इट्स रिलीजन। वहां पे रिलीजन क्या है, कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, ये उनसे जो है बेजार हो चुका है, दूर होना चाहता है, बिल्कुल एलिनेट हो गया है। पॉलिटिक्स जो है वहां पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसको, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आयरिश पीपल जो है वो ये समझता है कि आइलैंड जो है, इट इज ही कंसिडर्ड इट एज अ नेट ट्राइंग टू ट्रैप हिम, एंड ही वॉज टू escape it to pursue his artistic ambitions freely। वो कहता है कि अगर मैं आइलैंड को सोचूंगा और आइलैंड के बारे में सोचता रहूं, तो मेरी जो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम है वो तो इसको रोकेगा। ठीक है, सो ही asserts his independence, embracing his role as a young artist। एट द एंड ऑफ द नॉवल हमें
देखने को मिलता है कि स्टीफन डिसाइड्स टू लीव आइलैंड एंड ही गोज गो इनटू एग्जाइल. ही राइट्स इन हिज डायरी that he is ready to forge in the smithy of his soul the uncreated conscience of his race. He has fully embraced his role as an artist independent of the church, family and nation. अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं एक बात करना चाहता हूँ. ये जो टाइटल है ना, ये एंड में फिर उससे दुआ भी कर रहा है एक तरह से, मतलब पूछ भी रहा है, या आप कह लो कि जैसे वो म्यूज होती है ना एक ग्रीक्स के यहाँ, तो ये एक रेफरेंस भी है कि जो स्टीफन डेडलेस का कैरेक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. डेडलेस का जो नाम है इसके पीछे भी एक स्टोरी है. जेम्स जॉयस का ये जो पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन है नॉवल, इसमें जो सरनेम डेडलेस का इस्तेमाल हुआ है, इट सिंबलाइजेस स्टीफेंस क्रिएटिव नेचर. ठीक है. ये डेडलेस जो है ये एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर था. ही वाज अ वंडरफुल ग्रीक मिथ में हमें इसका कैरेक्टर देखने को मिलता है. डेडलेस जो था वो एक आर्किटेक्ट था, एक क्राफ्टमैन था बड़ा जबरदस्त. और उसने जो है वो एक विंग्स बनाए थे फेदर्स के और वैक्स के. उसको किंग जो था वहां पे, क्री का किंग, उसने कैप्चर किया हुआ था एक बहुत बड़े टावर पे. तो डेडलेस जो था वो एक आर्किटेक्ट था, एक बहुत कमाल का क्राफ्टमैन था. ठीक है, ये ग्रीक मिथ की स्टोरी है. तो डेडलेस ने विंग्स बनाए फेदर्स और वैक्स के साथ. इसका बेटा था साथ आइकेरस, उसको साथ लेके. और इसने कहा कि भाई ये पर लेके हम यहाँ से अब आजाद होंगे, इस टावर से भागेंगे, इस प्रिजन को तोड़ के हम भागेंगे. तो इसने आइकेरस को मशवरा दिया कि, मतलब एक तरह से बाप है, उसने अपने बेटे को एडवाइस किया कि डोंट गो नियर द सन, अदरवाइज यू विल बी डेड. लेकिन आइकेरस जो है वो अपने बाप की बात नहीं सुनता. और वो जब उड़ना शुरू करता है तो इतना एक्साइटेड हो जाता है, और क्यूरियोसिटी उसमें होती है कि भाई क्या होगा अगर मैं सूरज के ज्यादा करीब जाऊंगा. तो जैसे ही सूरज के करीब जाता है वो वैक्स पिघलने लग जाती है, और वो दरिया में डूब के मर जाता है इतनी ऊंचाई से. तो इस नॉवल में ये जो सरनेम इस्तेमाल किया गया है डेडलेस बाय जेम्स जॉयस, इट सिंबलाइजेस स्टीफेंस क्रिएटिव नेचर. जैसे वहां पे डेडलेस की एक क्रिएटिव नेचर तो थी उसके अंदर. ठीक है, मिरर रिप्रेजेंटिंग या मिररिंग द मिथोलॉजिकल डेडलेस क्राफ्टमैनशिप एंड डिजायर फॉर फ्रीडम. क्योंकि वो भी तो आजाद होना चाहता था ना उस प्रिजन से. तो स्टीफन भी आजाद होना चाहता है इस कैथोलिक क्रिश्चियनिटी से, रिलीजन से, पॉलिटिक्स से, नेशनलिज्म से, इन सब चीजों से आजादी चाहता है. और आजादी जो है वो एक प्रोमिनेंट थीम है मॉडर्निज्म की. ठीक है, कन्वेंशंस के अगेंस्ट आपने जाना है. उसके बाद एज वेल एज हिज स्ट्रगल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स, कि भाई सोशल नॉर्म्स जो हैं उससे मैं आजाद होना चाहता हूँ. ठीक है, टू फॉर्ज हिज ओन आइडेंटिटी, और अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ. तो ये डेडलेस का जो कैरेक्टर है वो एक तरह से पैरेलल चल रहा है. स्टीफन डेडलेस, डेडलेस इज अ सिंबल, इट इज अ सिंबल. ठीक है. अब हम इस पे थोड़ी सी मेजर थीम्स पे बात कर लेते हैं जल्दी से. सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि मेजर थीम है आइडेंटिटी फॉर्मेशन. स्टीफन स्ट्रगल करता है टू डिफाइन हिमसेल्फ एज एन आर्टिस्ट. क्या मैं आर्टिस्ट हूँ, क्या मैं आयरिश मैन हूँ, या मैं इंडिविजुअल हूँ. तो इसमें हमें आइडेंटिटी क्राइसिस नजर आता है. नंबर वन थीम क्या है, आइडेंटिटी क्राइसिस. सेकंड क्या है, रेबेलियन एंड नॉन कन्फर्मिटी, कि ये कैथोलिसिज्म को या कैथोलिक्स को चैलेंज करता है, सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करता है, और फैमिली एक्सपेक्टेशंस को भी चैलेंज करता है. ठीक है, कि उसकी फैमिली उसे कुछ और चाहती है, लेकिन ये कहता है नहीं मैंने तो आर्टिस्ट बनना है. वो इसको जीसेट स्कूल में दाखिल कराते हैं. वो इसको जो है वो, या इसके जो जीसेट कैथोलिक्स हैं वो इसको प्रीस्ट बनाना चाहते हैं. तो ये उन सब से एक तरह से रेबेलियन शो करता है. तो सेकंड थीम है रेबेलियन. पहला है आइडेंटिटी क्राइसिस, फिर है रेबेलियन. तीसरा जो है वो है आर्टिस्टिक डेवलपमेंट. इसकी थीम है कि दिस नॉवल एक्सप्लोर्स द रोल ऑफ द आर्टिस्ट, या क्रिएटिव प्रोसेस एंड एस्थेटिक प्रिंसिपल या फिलोसफी जो हमने डिस्कस की. फिर इसमें नेशनैलिटी और कल्चर भी देखने को मिलता है कि व्हाट आर द टेंशन बिटवीन आयरिश हेरिटेज एंड यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस. ठीक है, ये हमें इसके चैप्टर नंबर 1 में हम देखते हैं. मैं उसकी डिटेल में नहीं गया हूँ, लेकिन आप जब नॉवल को पढ़ते हो तो आपको इसमें देखने में बड़ा प्रोमिनेंटली नजर आता है. फिर ये कमिंग ऑफ एज, ये भी एक थीम है कि इसमें बच्चा है, एडोलेसेंस दिखाया गया है, फिर बाद में इसमें एडल्टहुड दिखाई गई है, यूनिवर्सिटी में जाके वो मैच्योर हो गया है, और ही सीक्स फ्रीडम, ट्रूथ. अच्छा, इसमें कुछ सिंबल्स का भी इस्तेमाल किया गया है. सिंबलिज्म या मोटिव्स आप देख लो. इसमें जो रिवर है, द लिफी रिवर, इट सिंबलाइजेज चेंज, फ्लो एंड आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन. इसमें एक रिवर का जिक्र किया गया है. फिर इसमें फिनिक्स बताया गया है. फिनिक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है आर्टिस्टिक रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन.
फिनिक्स जो है वो ये भी एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है कि वो मर जाती है, उसके बाद दोबारा जो है वो अपनी एशेज से दोबारा पैदा होती है। ये आपको हैरी पॉटर में भी एक कैरेक्टर नजर आता है फिनिक्स का, कि भाई वो मर गई है और जब उसको आग लग जाती है, जब उसका टाइम आता है तो वो रीबर्थ होते हैं, अपनी एशेज से ही दोबारा से उसकी रीबर्थ होती है। तो इट इज ऑल्सो अ सिंबॉलिक। फिर इसमें इसका स्टाइल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है नॉवल का, कि इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। और जेम्स जॉयस जो है वो बेहद इस्तेमाल करता है इसको, बड़ा फ्रीली इस्तेमाल करता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको मॉडर्न नॉवल कहते हैं। तो फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स इसमें आपको मिलता है देखने को, बिल्कुल इनडायरेक्ट बातें की गई हैं। एक्सपेरिमेंटेशन लैंग्वेज और नैरेटिव स्ट्रक्चर के साथ जो है वो भी एक मॉडर्न नॉवल है, मॉडर्निज्म का एक प्रोमिनेंट थीम है। अगर हम इसकी देखें तो अब बाद में आने वाले जो राइटर्स हैं, मॉडर्निस्ट राइटर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा जो है इसने इन्फ्लुएंस किया, या इसके हमअसर जो थे बाकी, वर्जीनिया वुल्फ हो गए, टीएस एलियट है, बड़ा फेमस पोएट है जिसने द वेस्टलैंड लिखी। सेमी इसमें हमें एब्सर्डिटी भी इसके करेक्टर में मिलती है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल हम इसको कहते हैं, क्योंकि जेम्स जॉयस की खुद अपनी जिंदगी भी ऐसी ही थी। वो भी जो है वो सेक्सुअली अवेकनिंग्स उसके यहाँ भी हमें उसकी बायोग्राफी में भी देखने को मिलती हैं। वो भी आर्टिस्ट बनना चाहता था, उसके भी फैमिली के हालात खराब थे। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें जेम्स जॉयस के अपने उसके अपने करियर में, आर्टिस्टिक करियर में, या अपनी उसकी लाइफ में भी बड़ी प्रोमिनेंटली हमें देखने को मिलती हैं। डबलिनर्स जो उसकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, उसमें इसका जो मेन इसकी जो सेटिंग है वो डबलिन है। ये ज्यादातर आइलैंड की भी बात करता है, और डबलिन के बारे में कुछ स्टोरीज लिखी हैं, लेकिन अर्बन सेटिंग्स हैं इसमें। ठीक है, जो कि एक मॉडर्न नॉवल में एक बहुत अ, आप कह लो क्लियर एक फीचर है, कि ज्यादा जो सेटिंग्स हैं वो अर्बन है। मॉडर्न नॉवल में 20th सेंचुरी के जितने नॉवेल्स हैं उसमें जो सेटिंग्स हैं वो अर्बन सेटिंग्स हैं। ठीक है, जैसे कंट्री साइड्स की बातें नहीं होती यहाँ पे, जैसे विक्टोरियंस के यहाँ हो रही थी। तो दिस इज द एंड ऑफ द नॉवल फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा इस नॉवल पे। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को क्लिक भी करें, ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको बर वक्त मालूम हो सके। सो दिस इज एंड फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।